के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रेस का। पहले भी स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। स्ट्रेस का पहले क्लासिफिकेशन जो किया था वो एरिया के अकॉर्डिंग किया था कि लोडिंग से पहले एरिया और लोडिंग के बाद का एरिया। लोडिंग से पहले जो एरिया है, ओरिजिनल जो एरिया है, उसके हिसाब से हमने उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और लोडिंग के बाद वाला है उसको हमने बोल दिया था ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस। ऐसे अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम वो कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के अनुसार। फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है उसके अनुसार। ये है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसके हिसाब से स्ट्रेस दो भागों में टूट चुकी है, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। नॉर्मल स्ट्रेस वो हो गई जिसमें परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लग रहा है। टेंजेंशियल स्ट्रेस वो हो गई जिसमें पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लग रहा है। ये हमारा मटेरियल है, इसके ऊपर अगर फोर्स ऐसे लगाया तो ये हो जाएगी कौन सी, नॉर्मल स्ट्रेस। ये हो गई नॉर्मल स्ट्रेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो ये होगी नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर फोर्स इस वे में लगाया, इस वे में लगाया तो वो हो जाएगी कौन सी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। मान लो एक बोर्ड, एक मटेरियल है, इसके ऊपर हमने ऐसे फोर्स लगाया तो ये परपेंडिकुलर टू द क्या है, सरफेस, तो ये हो जाएगी कौन सी, इससे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर फोर्स इस वे में लग रहा है तो वो कौन सी स्ट्रेस डेवलप करेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप करेगा। और पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है फोर्स तो टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा। अब ये नॉर्मल भी दो भागों में टूट गई है। एक का नाम है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और एक है बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को हमने सिग्मा डी से दिखाया है, बेंडिंग स्ट्रेस को हमने सिग्मा बी से दिखाया है। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है वो आती है एक्सियल फोर्स के कारण। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस किसके कारण आ रही है, एक्सियल फोर्स के कारण। और ये जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है ये थ्रू आउट एरिया, पूरा जो एरिया है उस पे पूरी तरह सब जगह इसका इफेक्ट क्या होगा, समान होगा। यहाँ जैसे हमने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, न्यूट्रल एक्स एक वाई एक्सिस ये हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, इसके यहाँ पे ओरिजिन पे हमने फोर्स लगाया तो ये है जो इसका इफेक्ट पूरे सरफेस एरिया पे एक जैसा ही होता है। नॉर्मल स्ट्रेस को भी दो भागों में तोड़ के चलते हैं, वो टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। टेंसाइल पॉजिटिव और कंप्रेसिव को हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ऐसे बेंडिंग स्ट्रेस ये है बेंडिंग मोमेंट के कारण उत्पन्न हुई है। बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट के कारण उत्पन्न हुई है जो न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होती है और उसके आउटर फेसेस पे मैक्सिमम होती है। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस यहां से गुजरेगी तो यहां तो ये क्या होगी, जीरो, और इस फेस पे यहां और यहां क्या होगी, ये मैक्सिमम, यहां और यहां मैक्सिमम होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगी, जीरो होगी। ये भी दो में है, टेंसाइल बोलते हैं, एक होगी कंप्रेसिव। टेंसाइल को पॉजिटिव लेके चलेंगे, कंप्रेसिव को नेगेटिव लेके चलेंगे। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस ये क्या है, पैरेलल टू द सरफेस। अब हमने फोर्स, पहले ये फोर्स ये लग रहा था, अब फोर्स ये लग जाएगा इस पैरेलल टू द सरफेस, तो ये दो भागों में टूट गई। एक का नाम है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है ये शियर फोर्स के कारण आती है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस किसके कारण आ रही है, शियर फोर्स के कारण आ रही है, और ये मैक्सिमम होती है सेंटर पर, मैक्सिमम सेंटर पर होती है, और टॉप और बॉटम पे ये क्या होती है, जीरो होती है। इससे हम पढ़ने वाले आगे जाके शियर स्ट्रेसेस, आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, टॉर्सनल शियर स्ट्रेसेस। ये तीनों अलग से चैप्टर है, आगे इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये शियर स्ट्रेस जीरो होती है कहां पर, टॉप एंड बॉटम पे, मैक्सिमम होती है कहां पर, सेंटर पे। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस किसके कारण आई, टॉर्क के कारण आई, और ये सेम बिहेव इसका कैसा है, बेंडिंग स्ट्रेस के जैसा। तो नॉर्मल स्ट्रेस में इसे बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं और टेंजेंशियल में वही चीज को हम क्या बोल देते हैं, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो और मैक्सिमम एट द सरफेस। अब रही बात एक्सियल फोर्स होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ये सब चीजें
बेसिक जो है वो यही है। होता क्या है एक्सियल फोर्स, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बोर्ड, इसको बोर्ड को ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, और इस बोर्ड में ये इसकी वाई एक्सिस हो गई है और एक एक्सिस यहां से और गुजर जाएगी, ये मान लो एक्स हो गई है ये वाली, इन दोनों का कटिंग पॉइंट ये हो गया है। तो यहां से हमारे पास एक्सिस आ गई कितनी, एक तो ये ब्लू कलर वाली, एक हो गई रेड कलर वाली, एक एक्सिस हो जाएगी ये वाली जो मार्कर शो कर रहा है। तो 3 एक्सिस हो गई है। ये दोनों एक्सिस ब्लू और रेड, ये दोनों तो इसकी खुद के प्लेन में लाइन कर रही है। हमेशा प्लेन 2 एक्सिस से मिलकर ही बनता है, प्लेन एक एक्सिस का नहीं होता है, प्लेन 2 एक्सिस से मिलकर बनता है। इसमें ब्लू और रेड, ब्लू और रेड ये दोनों एक्सिस है तो ये प्लेन हो गया, और ये दोनों एक्सिस इस प्लेन में ही लाई कर रही है। ये दोनों एक्सिस तो इस प्लेन की है, और एक एक्सिस आ गई किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस हो गई, इनको हम बोलेंगे या तो लेटरल है नाम या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस। ये वाई और रेड वाला, ये दोनों ब्लू और रेड वाला, ये हमें ट्रांसवर्स या लेटरल एक्सिस होती है, जबकि इसके जो परपेंडिकुलर आ गई उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलेंगे। तो इस अब परपेंडिकुलर ये सरफेस है, अब इस एक्सिस से हमने जो फोर्स लगा दिया तो वो हमारा फोर्स हो गया कौन सा, एक्सियल फोर्स। ये एक्सिस, इस प्लेन की एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ये दोनों प्लेन की एक्सिस नहीं है, ये प्लेन की एक्सिस ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फोर्स लगा दिया तो वो कौन सा फोर्स हो गया, एक्सियल फोर्स। इसीलिए नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुई है, क्योंकि ये प्लेन है और इसके कैसे आ रही है एक्सिस, परपेंडिकुलर आ रही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही अगर फोर्स लगा हुआ है तो ही नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पर ये से अगर की डायरेक्शन में फोर्स लगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से ही फोर्स लगा तो हमारी डायरेक्ट स्ट्रेस आएगी। डायरेक्ट है, सीधा इस फोर्स के इफेक्ट और किसी का इफेक्ट नहीं है, फोर्स ओनली फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स आया और उससे जो भी स्ट्रेस डेवलप हुई वो हमारी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है, और इसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, एक्सियल फोर्स बोल देंगे। ये क्या होती है, जैसे ये फोर्स लगा तो थ्रू आउट इफेक्ट पूरे पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव, पॉजिटिव को टेंशन बोलते हैं, नेगेटिव को कंप्रेसिव। अब मैं क्या करके चल रहा हूं, ये फोर्स दोनों के सेंटर पे लगा था, फोर्स लगा था तो केवल फोर्स का इफेक्ट था। अब इसको मैंने फोर्स को यहां ना लगा के कहां लगा दिया, ये एक्ट हो गया फोर्स, यहां फोर्स एक्ट हो गया। ये कुछ डिस्टेंस रही होगी, पहले फोर्स जा रहा था यहां तो उसको मैं बोल रहा था एक्सियल फोर्स। अब फोर्स जा रहा है यहां, फोर्स ये है, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या कहती है हमें, बेंडिंग मोमेंट। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या रहेगी, बेंडिंग मोमेंट। तो जैसे मैं इधर फोर्स लगाऊंगा क्या होगा, ये बोर्ड ऐसे घूमने लग जाएगा। बोर्ड कैसे घूम जाएगा, इस वे में। अभी फोर्स लगा, पहले फोर्स लगाया था लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में यहां, तो इफेक्ट पूरे पे सेम आ रहा था, ओनली फोर्स का ही इफेक्ट था। अब फोर्स का लगा दिया यहां पर, फोर्स और ये है डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ फोर्स लगा हुआ है, ये बोर्ड क्या होगा, ये पोर्शन इसका ऐसे जाएगा अंदर और वो आ जाएगा बाहर की तरफ। तो किस वे में घूमना शुरू हो जाएगा, इस वे में। कौन सी एक्सिस के लॉन्ग, इसके लॉन्ग। कौन सी एक्सिस के लॉन्ग, एक ट्रांसवर्स एक्सिस, कौन सी वाली, वाई एक्सिस, वाई वाली एक्सिस, इसके लॉन्ग घूमना शुरू हो जाएगा। अगर फोर्स इसी को मैं यहाँ लगा दूं तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या, बेंडिंग मोमेंट। देखिए कैसे घूमने लग जाएगा, इस वे में घूमने लग जाएगा। मतलब इस पे मैं फोर्स लगा के चल रहा हूं, पहले फोर्स यहाँ लगा रहा था
एग्जैक्ट बिल्कुल पीछे जाएगा ना, स्ट्रेन जो डेवलप होगी पूरे इसमें डेवलप होगी, पूरे थ्रू आउट स्ट्रेन कांस्टेंट डेवलप होगी। अब फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, फोर्स यहाँ लगाऊंगा तो क्या होगा, इस वे में घूमेगा। अगर फोर्स कहाँ लगाया जाए, यहाँ लगाया जाए तो किस वे में घूमेगा, इस वे में घूमेगा। तो दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये y ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, यहाँ लगा रहे हैं तो ये x ट्रांसवर्स एक्सिस को अलोंग घूम रहा है। मैंने बताया था कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है, बाकी के दोनों एक्सिस कौन सी होंगी, या तो लेटरल होगी या ट्रांसवर्स होगी। ट्रांसवर्स और लेटरल दोनों सेम ही चीज है, तो लेटरल और ट्रांसवर्स एक्सिस होंगी। इनके अलाउंग अगर ऑब्जेक्ट घूम गया, इन दोनों के अलाउंग अगर ऑब्जेक्ट घूम गया तो वो हमारी क्या है, बेंडिंग। इनके अलाउंग घूम गया तो वो हमारी बेंडिंग होती है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलाउंग, इसके अलाउंग तो सिर्फ एक ही केस है, इस एक्सिस के अलाउंग कब घूमेगा, तब ये इस वे में घूमे, मतलब ये था इस वे में घूमे, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इस वे में घूमे, तो ये फिर क्या हो गई, टॉर्सन हो गई। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट वो हमें टॉर्सन बोलता है, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट हमें क्या बोलेगा, बेंडिंग। और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है, जो सरफेस के उसके प्लेन में ही लाई करती है। प्लेन में लाई करने वाली एक्सिस के अलाउंग घूमी तो हमारी बेंडिंग हो गई, और अगर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलाउंग घूम गई तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्सन हो जाएगा। तो ये था टॉर्सन, टॉर्क के कारण टॉर्सन उत्पन्न होता है। इसके अलाउंग हमेशा क्या आता है, टॉर्क, मतलब एक्सियल फोर्स के अलाउंग की वजह से अगर घूमा ऑब्जेक्ट तो फिर वो क्या हो जाएगा, टॉर्सन हो जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस हम नॉर्मल पढ़ ही चुके थे, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लगाई, और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का इफेक्ट क्या था, पूरा की पूरे कांस्टेंट है थ्रू आउट। जैसे हमने फोर्स यहाँ लगाया, फोर्स इनटू डिस्टेंस किया, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट से कौन सी डेवलप हुई, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुई। बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुई, बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होती है, और सरफेस पर मतलब वहां और यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये भी टेंसाइल और कंप्रेसिव होती है। फिर हम पढ़ रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स। अब फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे पहले फोर्स लग रहा था ये वाला, पहले यहाँ लगा था तो वो एक्सियल फोर्स हो गया, फिर हटा के यहाँ लगा दिया तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या बना दिया, बेंडिंग मोमेंट। अब फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, या तो इसमें लगाओ या फिर इस डायरेक्शन में लगाओ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इससे जो डेवलप हुई डायरेक्ट डिस्टेंस, अगर एग्जैक्ट न्यूट्रल एक्सिस पे लगा हुआ है फोर्स, मतलब एक्स के अलाउंग लगा हुआ है, तो हमारी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगी, और यहां से हटा के यहां, तो ये दोनों की क्या होगी, डिस्टेंस। या फोर्स लगा हुआ है या डिस्टेंस लगा हुआ है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या देगा हमें, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या देगा, मोमेंट। अब वो कौन सा मोमेंट, टॉर्सनल मोमेंट। अब ऑब्जेक्ट यहां से मैं फोर्स लगाऊंगा, ये वाला फोर्स लगाऊंगा, तो ये कैसे घूमेगा, इस वे में। कौन सी एक्सिस के अलाउंग, लॉन्गिट्यूडिनल, जो बाहर निकली हुई है उस एक्सिस के अलाउंग। यहाँ फोर्स लगा रहे हैं या फिर यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो कौन सी एक्सिस के अलाउंग घूमेगा, ये वाली के। और कौन सी एक्सिस है ये, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाना शुरू कर देगी, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलाउंग, तो वो कौन सा हो जाएगा, टॉर्सन हो जाएगा। तो टॉर्सन किसकी वजह से, इसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे थे उसे, बेंडिंग मोमेंट बोल रहे थे। परंतु प्लेन के एक्सिस के अलाउंग फोर्स लगा हुआ है और डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस मोमेंट बना ली है, तो वो मोमेंट कौन सा है, टॉर्सनल मोमेंट, जो जिसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। ये भी कैसे होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे 0 और मैक्सिमम होगी कहां पर, सरफेस पर। तो ये तो थी क्या, स्ट्रेसेस के बारे में जो थोड़ा पढ़ा है हमने, अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक अलग से चैप्टर आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, एक अलग से चैप्टर आएगा शियर स्ट्रेस, और एक अलग से चैप्टर आएगा क्या, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार ओवरव्यू देता हूं क्या स्ट्रेसेस थी। ये है सरफेस कोई भी का, ये सरफेस कंसीडर करके चले, इसमें इस एक्सिस को और इस एक्सिस को, क्योंकि दोनों किसमें सरफेस के अंदर ही लाई कर रही है, तो इसको और इसको मैं क्या बोल के चलूंगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये दोनों कौन सी एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस।
परंतु इससे निकलने वाली जो एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो आएगी वो एक्सिस है, उसको मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इस एक्सिस के अलावा हमेशा फोर्स लगता है, वो कौन सा होता है, एक्सियल फोर्स। इसके अलावा जो भी फोर्स होगा वो कौन सा होगा, एक्सियल फोर्स। तो इनके अलावा जो फोर्स होगा यहाँ से और एग्जैक्ट यहाँ से एक्सिस के अलावा, तो ये होते हैं दोनों क्या, शियर फोर्स। यहाँ से और यहाँ से ये शियर फोर्स, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है इसके अलावा जो भी फोर्स होगा वो हमारा कौन सा फोर्स होगा, एक्सियल फोर्स। अब अगर मैंने यहाँ से एग्जैक्ट जीरो पे ना रख के, दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पे ना रख के यहाँ पे फोर्स रख दिया, तो ये तो है फोर्स, और इसके बीच की जो है डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस हमें क्या देगा, मोमेंट। और फोर्स कैसा लगा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स है और डिस्टेंस वहां उसको मिल रही है, तो ये हमेशा बेंडिंग मोमेंट बनाएगा। कौन सा मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। तो ये इससे कैसे घूम जाएगी, इस वे में घूम जाएगा। तो क्या बेंडिंग मोमेंट के कारण कौन सी एक्सिस घूमेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन आएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन आता है, वो बेंडिंग होती है। अब अगर फोर्स मैंने एग्जैक्ट इस एक्सिस से लगाया तो ये शियर फोर्स है, इधर से लगाया तो भी क्या है, शियर फोर्स है, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस के लॉन्ग लग रहे हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। परंतु अगर इसी फोर्स को मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो फोर्स, कौन सा फोर्स, शियर फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या देगा हमें, टॉर्क उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, टॉर्क। तो शियर फोर्स जैसे ये ऐसे घूमने लग जाएगा तो ये आ जाएगी क्या, टॉर्सन। अब पढ़ते हैं स्ट्रेन के बारे में। जैसे स्ट्रेस दो तरह की थी वैसे ही हमारी स्ट्रेन भी दो तरह की हो गई है। एक का नाम दे दिया लीनियर स्ट्रेन, दूसरी हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एक है लीनियर, लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल। तीनों, ये तीनों क्या है, सेम। और लेटरल और ट्रांसवर्स क्या है, ये दोनों सेम है। ये किसकी वजह से आ रही थी, कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, एक्सियल डायरेक्शन, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब ये फोर्स लगा आए, ये फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की दिशा में ही, इस फोर्स की वजह से इस फोर्स की जो दिशा है उसके अंदर जो स्ट्रेन जो डेवलप होगी वो कौन सी होगी, लीनियर, लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल स्ट्रेन। इस फोर्स को लगाने पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना सा है नहीं, ऑब्जेक्ट इतना सा है नहीं, मतलब एग्जैक्ट हम लगा कैसे रहे फोर्स, इसमें भी फोर्स लगा रहे। तो इस फोर्स की वजह से इसमें या तो इसको टेंशन फोर्स देंगे तो दोनों तरफ से टेंशन आएगा, तो दोनों क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है जो बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। तो जो स्ट्रेन इस फोर्स की वजह से इसकी दिशा में ही डेवलप हुई, एक दिशा तो ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, और एक दिशा ये हो गई। एक दिशा इसकी ये इधर बढ़ेगा या फिर इधर बढ़ेगा या फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, या फिर इसमें बढ़ेगा या इसमें बढ़ेगा या फिर इसमें बढ़ेगा। तो हमारा फोर्स ये लगा हुआ है, फोर्स की वजह से फोर्स की दिशा में ही अगर स्ट्रेन डेवलप हो रही है तो वो लीनियर होगी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी या एक्सियल स्ट्रेन होगी। फोर्स की वजह से फोर्स की दिशा में ही स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है तो लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल स्ट्रेन होगी। परंतु इसी फोर्स की वजह से या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए। फोर्स कैसे लगा हुआ है, ये वाला फोर्स ऐसे लगा हुआ है, और स्ट्रेन या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए। मतलब फोर्स ऐसे लगा हुआ है तो स्ट्रेन इसमें आ जाए या इस डायरेक्शन में आ जाए। तो कौन सी डायरेक्शन है ये दोनों, ट्रांसवर्स। इस फोर्स की वजह से इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर स्ट्रेन डेवलप हो रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल या ट्रांसवर्स। तो जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ इसी फोर्स की डायरेक्शन वाली स्ट्रेन के लिए वैलिड है, इनके लिए वैलिड नहीं है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इन सिर्फ इस डायरेक्शन वाली उसके लिए ही वैलिड है, वो आगे बताएंगे। तो ये तो थी स्ट्रेन, मतलब फोर्स की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में अगर आ रही है स्ट्रेन तो वो लीनियर होगी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी और एक्सियल होगी। परंतु फोर्स की वजह से उस फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर स्ट्रेन डेवलप हो रही है तो हमारा क्या होगा, लेटरल होगा और ट्रांसवर्स स्ट्रेन होगा। अब पढ़ते हैं हुक्स लॉ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुक्स लॉ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुक्स लॉ क्या आता है, हुक एक साइंटिस्ट था जिसने एक नियम दिया, उसने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था उसमें मैंने प्रोपोर्शनल लिमिट को बोला था, उसमें एक प्रोपोर्शनल लिमिट कैसी आती थी, लाइन, स्ट्रेट लाइन आती थी, स्ट्रेट लाइन आती थी। वहां बोला था मैंने बार बार, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक ने ये कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर स्ट्रेस केवल वर्ड बोल रहे हैं और केवल स्ट्रेन वर्ड बोल रहे हैं, तो वो शब्द होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। उनके आगे क्या लगा हुआ है, अल्टीमेट, डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन, ये कहता है कौन, हुक। हुक ने कहा था ये कि डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, परंतु जब तक ये नियम लागू नहीं है, जब तक कि उसके कुछ अजम्पशंस वो मान के चला था, वो तीनों अजम्पशंस ये रहे। ये तीनों क्या है, अजम्पशंस जो हुक ने मान के चले थे, वो तीनों अजम्पशंस ये रहा। इन कंडीशंस के बाद ही क्या है, हुक का नियम लागू होता है। हुक ने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट कब, जब मटेरियल होना चाहिए आइसोट्रोपिक, मटेरियल होना चाहिए इलास्टिक और मटेरियल होना चाहिए कैसा, होमोजीनियस। अगर ये तीनों कंडीशंस है, ये तीनों कंडीशंस है, उस केस में ही हुक का नियम लागू होता है। अब क्या होता है आइसोट्रोपिक, क्या होता है इलास्टिक और क्या होता है होमोजीनियस। आइसोट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शंस में क्या होती है, समान होती है, वो आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टी सभी दिशाओं में क्या होती है, समान। और इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें पर फोर्स लगाने के बाद उन्हें वापस से अगर फोर्स हटाया जाता है तो वो अपनी किस में आ जाए, ओरिजिनल शेप में आ जाए। फोर्स अनलोडिंग के बाद में वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। फिर है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस एक थ्रू आउट वॉल्यूम, किसी भी पॉइंट पे उठा के देख लो, प्रॉपर्टी क्या मिल जाए, हमें सेम मिल जाए, उसके गुण सेम मिल जाए किसी भी पॉइंट पे। तो एक वॉल्यूम के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर उठा के देखा हमने, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब डेंसिटी अगर कांस्टेंट चल रही है, डेंसिटी कांस्टेंट चल रही है, तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एक बार कोई सैंपल ले लिया, उसका मास फिक्स हो गया, अब चेंज आएगा तो किस में आएगा, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गई, डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। तो डेंसिटी अगर थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट चल रही है, तो वो क्या होता है, होमोजीनियस मटेरियल होता है। हुक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट में ही वैलिड होता है। ये कुछ नोट है जो इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसमें वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल में बता चुका हूँ, आइसोट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शंस में समान होती है। इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जो लोड हटाते ही अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। होमोजेनियस मटेरियल वो होते हैं जो थ्रू आउट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रॉपर्टी चेक करने बैठे हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या आ जाए, सेम आ जाए, मतलब डेंसिटी उसकी कांस्टेंट होती है, तो वो हमारा होमोजेनियस मटेरियल होता है। आइसोट्रोपिक मटेरियल होमोजेनियस होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल होमोजेनियस होता है, परंतु हर कोई होमोजेनियस मटेरियल आइसोट्रोपिक हो ये जरूरी नहीं है। हर कोई होमोजेनियस आइसोट्रोपिक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि होमोजेनियस तो हो सकता है, होमोजेनियस हर कोई आइसोट्रोपिक हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मेटल आइसोट्रोपिक है, होमोजेनियस है, परंतु वुड आइसोट्रोपिक नहीं है, ऑर्थोट्रोपिक है। होमोजेनियस तो है ही, पर वो क्या हो गया, आइसोट्रोपिक ना होके ऑर्थोट्रोपिक हो गया। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वो हो गए जिनकी प्रॉपर्टीज परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, मतलब इसमें और इस डायरेक्शन में ही क्या होगी, सेम होगी, वो हो जाएगा ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। उसका उदाहरण हमारे पास वुड। नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शन में समान नहीं होती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रिस्टल। एग्जांपल है इसका क्रिस्टल। नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल वो है जिनकी प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में समान नहीं है, वो है क्रिस्टल। अब हुक्स लॉ है क्या, हुक्स लॉ देखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर लोड की डायरेक्शन में यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण डायरेक्ट स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। मैं बोल रहा था कि सिर्फ कौन सी एक्सिस के लिए वैलिड है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लिए ही वैलिड है। फोर्स की दिशा में अगर स्ट्रेन आ रही है तो उस डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन का रिलेशन देता है कौन, हुक्स लॉ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए लोडिंग यूनिएक्सियल होनी चाहिए, एक ही दिशा से लोडिंग होनी चाहिए,
लोडिंग भी सरफेस पे सिर्फ एक डायरेक्शन से, ना कि इधर उधर से, सिर्फ एक डायरेक्शन से लोडिंग होनी चाहिए। यूनी एक्सियल लोडिंग के कारण डायरेक्ट स्ट्रेन की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब इसमें यूनी एक्सियल लोडिंग इसकी वजह से स्ट्रेस आई, वो स्ट्रेस इसी की वजह से जो उत्पन्न स्ट्रेन है उसकी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो वो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बराबर का साइन, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट डेवलप हुआ वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि स्लोप ऑफ द कर्व अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट हमेशा कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन आती है इसलिए वो कांस्टेंट होता है। तो एक ये लीनियरली वेरी करता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब लीनियर कर्व है तो उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। जो उससे चांसेस है क्वेश्चंस बनने के। हुक्स लॉ सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड था, और प्रोपोर्शनल लिमिट में कर्व कैसा था, लीनियर कर्व। इसलिए ओबी पोर्शन को हमने दो में तोड़ा था, ओए और एबी। ओए को बोला था लीनियर इलास्टिक रीजन, एबी बोला था नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। ओए पोर्शन को तो लीनियर इलास्टिक रीजन बोला था। तो हुक्स लॉ सिर्फ वैलिड है किसमें, लीनियर इलास्टिक रीजन में वैलिड ही होता है, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। माइल्ड स्टील एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, तो उसके केस में इसे माना जाता है कि हुक्स लॉ वैलिड है कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। हुक्स लॉ का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप आया था वो था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हुक्स लॉ में जो कांस्टेंट आया था वो था क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, यहां तक का जो स्लोप है उसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां तक का स्लोप जो है उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम ई से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि लीनियर कर्व है ये, इसलिए स्लोप क्या है, कांस्टेंट। परंतु एबी में क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कर्व लीनियर नहीं है। एबी में स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो लीनियर कर्व जो एबी वाला है इसके लिए इसका नाम दे दिया हमने कौन सा मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस। इसका नाम क्या दे दिया, टेंजेंट मॉडुलस। तो टेंजेंट मॉडुलस नॉन लीनियर कर्व का स्लोप होता है, और नॉन लीनियर कर्व का एक स्लोप ही क्या होता है, सीकेंट मॉडुलस। ये दोनों हैं, ये आरसीसी में डिटेल में पढ़ेंगे। आरसीसी में टेंजेंट मॉडुलस है, थोड़ा बहुत यहां बता देता हूं। टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट खींचते, किसी भी पॉइंट पर नॉन लीनियर कर्व में किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींची जाए तो उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट मॉडुलस। नॉन लीनियर कर्व में किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट लाइन खींची जाए तो उस पॉइंट पर जो खींची गई टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप टेंजेंट मॉडुलस होता है, जो कि कभी कांस्टेंट नहीं होता। जबकि सीकेंट मॉडुलस क्या होता है, सीकेंट मॉडुलस नॉन लीनियर कर्व में किसी भी पॉइंट को जब ओरिजिन से जोड़ दिया जाए तो जो ओरिजिन और उस पॉइंट की जो के बीच जो रेखा है उस रेखा का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, सीकेंट मॉडुलस होता है। ये अभी हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, सीकेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस का ये कंपैरिजन है आरसीसी का। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, आइसोट्रोपिक मटेरियल के नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट दो होते हैं, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के जो होते हैं 9 होते हैं, और एनिसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 21 होते हैं। आइसोट्रोपिक के लिए ई और म्यू, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो, ये दो वो है कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। हम पढ़ रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, प्रोपोर्शन लिमिट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया था स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस बटे डायरेक्ट स्ट्रेन क्या हो गया, ई। स्ट्रेस स्ट्रेन लिखा हुआ मतलब आगे वर्ड अल्टीमेट मान के चलना पड़ेगा, हमें क्या है वो डायरेक्ट है, वरना फिर हमें क्या अगर कोई और स्ट्रेस होगी तो हमें अगर शेयर स्ट्रेस है तो शेयर स्ट्रेस लिखेंगे, और नहीं लिखा हुआ तो वो डायरेक्ट है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो अनुपात है उसे क्या बोलेंगे, ई। इसकी यूनिट, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो स्ट्रेस की जो यूनिट है वही किसकी यूनिट हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, मैंने पढ़ा था जब भी हम फोर्स लगा रहे थे लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, तो इस फोर्स के द्वारा इसकी दिशा में जो स्ट्रेन डेवलप हुई वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन थी, परंतु इस फोर्स के द्वारा ही बाकी की जो दो डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, इन दोनों में भी जो स्ट्रेन डेवलप होगी
उन दोनों स्ट्रेनों को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलेंगे या लेटरल स्ट्रेन। इस फोर्स की वजह से इस फोर्स की दिशा में जो स्ट्रेन डेवलप हुई वो तो हमारी लेटरल स्ट्रेन है, परंतु बाकी की जो दो दिशा, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में जो स्ट्रेन डेवलप हुई वो स्ट्रेन कौन सी हो जाएगी, ट्रांसवर्स स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन हो जाती है। तो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और एक्सियल स्ट्रेन, इनका अनुपात क्या होता है, पॉइजन रेशियो। इस फोर्स की वजह से इस फोर्स की दिशा में जो स्ट्रेन आई वो जो चेंज आया वो निकल जाएगा, पर इन दोनों की जो चेंज है वो निकालने के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो लेटरल अपॉन लीनियर, लेटरल अपॉन एक्सियल, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स अपॉन लीनियर, ट्रांसवर्स अपॉन एक्सियल, ट्रांसवर्स अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो होता है हम म्यू का मान -1 से 0.5 लेके चलते हैं, पर मेनली जो म्यू का मान लाई होता है करता है वो होता है -1 से 0.5। माइनस का जो म्यू का मान है वो ब्लड के लिए, ह्यूमन बॉडी साइंस के ब्लड के लिए होता है माइनस में, बाकी म्यू का मान हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो म्यू का मान 0 कॉर्क के लिए, म्यू का मान 0.01 से 0.03 ग्लास, 0.1 से 0.2 कंक्रीट, 0.25 से 0.42 ये इलास्टिक मेटल्स के लिए, 0.25 से 0.30 स्टील ग्रेड्स के लिए है जिसमें माइल्ड स्टील का वो होता है 0.286, प्लास्टिक रबर का 0.5 है, और 0.5 जिसका मान होता है वो मटेरियल इनकम्प्रेसिबल होता है। वो मटेरियल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का भी क्या होता है, 0.5 होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब वो मटेरियल होता है जो अगर हम लोड भी लगाते हैं तो जिसे हम क्या करते हैं वो चेंज नहीं आया, जब भी लोड लगाया तो उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है। इनकम्प्रेसिबल मटेरियल में किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेन डेवलप होगी नहीं, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज होगा नहीं। तो एक रिलेशन है, ये आगे जाके अभी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा याद देखते हैं। एक रिलेशन आता है E बराबर 3K 1 - 2 म्यू, ये रिलेशन है। इसमें K होता है सिग्मा अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब उसमें इनकम्प्रेसिबल में कोई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता ही नहीं तो ये शब्द 0, मतलब 1 - 2 म्यू का मान 0, म्यू का मान 1/2 बराबर 0.5। तो 0.5 जो आ गया मतलब वो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है। 0.5 जो भी आ गया उसका इनकम्प्रेसिबल मटेरियल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो किसका उल्टा होता है, पॉइजन्स रेशियो का रिवर्स होता है मॉड्यूलर रेशियो, जिसका मान 3 से और 4 के बीच में लाइन करता है।